द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 871 से लेकर 880 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 871। पहले तो पानी की लहरों और बादलों के पैटर्न जैसी वे दाव कविताएं केवल उसके पैरों के चारों ओर ही लहरा रही थी। उस समय वह पूरे दिल से अपनी छोटी बहनों को अमरता की खेती की दुनिया में माहिर बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहती थी, क्योंकि इस तरह वह मरने तक लेट सकती थी और नर्म भोजन खा सकती थी। किसने सोचा होगा कि यदि अमर साधना की दुनिया में कोई गुरु न हो तो कई पैर नियंत्रण करने वाले गुरु होंगे। बाद में जब वह चौथी जूनियर बहन को वापस क्यूंगमिंग पीक पर ले आई तो उसके दाओयुन विशेष प्रभावों को अचानक संस्करण 2.0 में अपग्रेड कर दिया गया और कवरेज अचानक उसकी जांघों की जड़ तक पहुंच गया, जो एक अद्वितीय सफेद पारभासी पेंटीहोज की जोड़ी की तरह लग रहा था। अब इस विशेष प्रभाव के कवरेज ने एक बार फिर एक बड़ा परिवर्तन ला दिया है और यह पहले से ही उसके दक्षिणी गोलार्ध को छू सकता है। अच्छा दिखने वाला बहुत अच्छा दिखने वाला होता है। लेकिन यह तो बहुत अजीब बात है बहन। बाय लियान ने सिस्टम प्रॉम्प्ट इंटरफेस को ध्यान से देखा, लेकिन वह लंबे समय तक खोजने के बाद भी वह प्रॉम्प्ट नहीं पा सकी कि दाओयो को संस्करण 3.0 में अपग्रेड किया गया था। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है? बाय लियान को बहुत दबाव महसूस हुआ। दाओ यून के विशेष प्रभावों का कवरेज बढ़ा दिए जाने के बाद उसके कानों में झुमकों की जोड़ी अब अपना आकर्षण नहीं छिपा सकी। आप भविष्य में इसे ऐसे ही नहीं रखेंगे, है ना? जियानजी जोड़ 100। खतरनाक डिग्री जोड़ 1000। गण बाय लियान को बहुत दोषी महसूस हुआ। इस तरह से वह उन पुराने राक्षसों और अमर लोगों के लिए एक खरगोश की तुलना में एक स्वादिष्ट खरगोश की तरह अधिक दिखती है। लेकिन अब ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने का समय नहीं है। दीर्घकालिक चिंताओं को भुलाया नहीं जा सकता और निकट अवधि की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि वह नीचे काले जंगल में प्रवेश करती, उसे एक भयानक सांस की गंध महसूस हुई। संभवतः यही वे लोग हैं जिन्हें फोंग यान ने दुष्ट साधक कहा था। बाय लियान ने अपनी सांस रोक ली, उसने अपना सिर नीचे किया और चारों ओर देखने लगी। जहां तक नजर जाती है वहां तक कि आसमान भी इतना सूखा है कि उसमें नमी भी नहीं है, वहां भी भारी बर्फबारी हो रही है। कुछ क्षण बाय लियान की बर्फीली सफेद भौहें अचानक थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने ये देखा, घने जंगल की गहराई में मनुष्य के आकार में काली परछाइयों का एक समूह जमीन पर बैठा था, जो अपनी आकृति को छिपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि डरने की कोई बात नहीं है? बाय लियान ने बड़बड़ाया। इसके बारे में भी सोचो। खोज पुरस्कारों के अनुसार उस काली छाया की ताकत किसी भी तरह से 8 क्लेश सैंक्सियन से कम नहीं है। अच्छी बात यह है कि 4 प्रमुख संप्रदायों और कुछ राक्षस नेताओं के अलावा पूर्वी शेंजोओ में किसी के लिए भी उससे प्रतिस्पर्धा करना कठिन है। निश्चित रूप से बाय लियान, जिसने देवताओं की लड़ाई के सभी अंत खेले हैं, जानता है कि पूर्वी शेंजोओ में पानी बहुत गहरा है और यहाँ तक कि 4 संप्रदायों के सदस्य भी इसे समझ नहीं सकते हैं। अन्यथा खेल के बाद के चरण में चारों संप्रदायों को बारी बारी से समाप्त नहीं किया गया होता। अब वापस मुड़कर चले जाने के बारे में क्या ख्याल है? बाय लियान के दिल में अचानक ऐसा विचार आया। वह इस मामले को ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय पर छोड़ सकती थी, जो धार्मिक मार्ग का नेता होने का दावा करता था। हालांकि इस बार हमेशा बहुत देरी होगी और इस दौरान कितने लोग मरेंगे यह अज्ञात है। बाय लियान ने झाओ हैया और गोंग लियांगशु द्वारा स्थापित बाइमेन के बारे में सोचा। शांत होने के बाद उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि झाओ हैया ऐसा काम करेगा। जिस बात ने उसे सचमुच छुआ वह था गोंग लियांगशु में आया परिवर्तन। उसने जो गोंग लियांगशु देखा था वह खेल में जल्लाद था, जो तीसरी जूनियर बहन से भी अधिक खून से सना हुआ था। हर बार जब वह मंच पर आता है तो ली हुई लोगों को एक प्रकार की बुरी भावना देता है, विशेषकर वे आंखें जो पहले ही रक्त लाल हो चुकी हैं। पागल, ये गोंग लियांगशु का सबसे सच्चा चित्रण है। अपने मालिक की हत्या करने के बाद वह पूरी तरह से अपनी मानवता खो चुका है। जो चीज उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है वह है उसके हाथ में मौजूद जादुई तलवार, जो उसके जुनून से बनी है। बाय लियान के लिए ये कल्पना करना कठिन था कि गोंग लियांगशु बाइमेन के 2 संस्थापकों में से एक बन जाएगा। पवित्र राजा की आत्मा आपकी रक्षा करे। आज आइए शेंगाजुन की कहानी के बारे में बात करते हैं, उसके प्रसिद्ध होने से पहले। कश बाय लियान के मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। जब उसने सोचा कि गोंग लियांगशु इस तरह बात करेगा तो उसे लगा कि दुनिया अद्भुत है। अरे ये तो बहुत ही हास्यास्पद है, चरित्र डिजाइन ध्वस्त हो गया है। लोगों के दिलों को समझना सचमुच कठिन है। बाय लियान ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया।
सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन जैसी हथेली पर अचानक पानी का एक उल्टा छींटा पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, शुद्ध जल के सार से बनी एक तलवार धीरे धीरे छपाक के केंद्र से बाहर निकली। बाय लियान ने तलवार पकड़ ली। धमाका। उसी समय पानी का छिड़काव तेजी से फैल गया और अंततः उसके पूरे शरीर को उसमें लपेट लिया। आकाश अजीब हो गया। ब्लैक फॉरेस्ट के ऊपर तेज हवा चल रही थी। बाय लियान का दिल जल रहा था। ये पहले से ही यहाँ है। अगर मैं अभी चला जाऊंगा तो क्या मुझे उन लोगों के लिए दुख नहीं होगा जिन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है? कम से कम आज तो वह सचमुच एक संत बनना चाहती है। अतीत के भगवान। तैरना। स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक नियम वाले दो क्रमिक क्षेत्र खुल गए। चारों ओर पानी की लहरें उठने लगी, मुरझाई हुई वनस्पतियां फिर से हरी हो गईं, काला जंगल सफेद बर्फ में बदल गया और चमकता हुआ चांद और तारे एक साथ अंधेरी रात के आकाश में चमक उठे। एक ही सांस में उदास दुनिया अचानक रंगीन हो गई, मानो वह कैनवास से बाहर निकल आए हो। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। जल आत्मा विशेष प्रभाव। फुजू विशेष प्रभाव। आकाश से बहते पानी ने एक विशाल पर्दा बना दिया, जिसने पल भर में पूरे ब्लैक फॉरेस्ट को घेर लिया। यह एक विशाल अखाड़े जैसा था। अखाड़े के गुंबद पर देवता और पशु खुशी से दौड़ रहे हैं। बाय लियान ने अपनी दाहिनी आंख बंद कर ली और जब उसने उसे फिर से खोला तो दुनिया पूरी तरह बदल गई। अब वह त्रिआयामी लोगों और वस्तुओं को नहीं देख रही थी, बल्कि बहती हुई जीवन शक्ति और आभा देख रही थी जो पूरे विश्व में व्याप्त थी। इस संसार का मैं शासक हूँ। बाय लियान ने एक कदम आगे बढ़ाया और सिफान की आध्यात्मिक ऊर्जा ने यी को खोल दिया, जिससे उसके लिए रास्ता बनाने की पहल हुई। वह बर्फ की सीढ़ियों पर चढ़ी, जंगल से होकर चली और काली आकृति के पास पहुंची। ठंड आ रही है। बाय लियान को हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी, एक ओर तो इसलिए क्योंकि उसकी गति अभी भी बढ़ रही थी, और दूसरी ओर इसलिए क्योंकि उसे डर था कि वह गलत व्यक्ति पर हमला कर देगी। लेकिन जब उसने काली परछाई को स्पष्ट रूप से देखा तो वह अचानक स्तब्ध रह गई। मानव नहीं, जमीन पर बैठी हुई आकृति वास्तव में एक छाया मात्र थी। आप गलत नहीं हो सकते। इस अध्याय का अंत। TOC। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 872। सहस्रभ्रम सत्य नेत्र हजारों भ्रमों को नियंत्रित करता है तथा भ्रम को दूर करने में भी गहन सिद्धियां रखता है। बाय लियान ने बार बार उस पर नजर डाली, लेकिन वह वास्तव में एक निर्जीव छाया मात्र थी। लेकिन इसमें कोई जीवन शक्ति नहीं है, कोई जीवन शक्ति नहीं है, और खतरा उसी क्षण प्रकट हो गया जब उसने ये प्रयास किया। जैसे बाय लियान के शरीर से एक विशाल जलस्तंभ बाहर निकल रहा हो। सरसराहट। गिरती बर्फ से जगमगाते जंगल के मैदान में एक उन्मत्त ध्वनि गूंज रही थी। सूखी जमीन पर एक के बाद एक छायाएं उभरने लगी। वे छायाएं एक के बाद एक उभरी और वे एक टुकड़े में जुड़ गईं, जो चिपचिपे कच्चे तेल की तरह काले थे। इन छायाओं को कम मत आंकिए। जिस क्षण वे खड़े हुए, यहां तक कि बाय लियान के शरीर से निकलने वाली सफेद रोशनी भी पीछे हट गई और फुजू अखाड़ा अचानक काले और सफेद रंग में फट गया। थप्पड़। बाय लियान के हाथ में तलवार की नोक से स्वच्छ पानी की एक बूंद लुढ़क गई। यह पसीना था जो निचोड़ा गया था। अत्यधिक दबाव के कारण वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। बहुत मजबूत। यहां तक कि जियांग जिंग का सामना करते समय भी बाय लियान को इतना दबाव महसूस नहीं हुआ। खैर, ये जियांग जिंग को संदर्भित करता है जिसने राक्षसों को नेदर रोड से बाहर नहीं निकाला था। नेदर रोड में छिपा राक्षस भी सबसे खराब स्थिति में एक अमर सम्राट है। उसने चिल्लाकर कहा कि वह लंबी नदी पर जाएगा और सभी विधर्मियों को मार डालेगा, और बाय लियान का मानना था कि उसके पास ये सब करने की क्षमता थी। वह राक्षस संभवतः उन अपराधियों में से एक है जिनके बारे में राजा डैमिंग ने कहा था कि उन्होंने अनगिनत युग पहले 13 राज्यों को नष्ट कर दिया था। लगभग वहां, बाय लियान ने अचानक दा लुओ के 500 मिलियन धर्म शरीर सूत्र को सक्रिय कर दिया। दुश्मन एक सेना है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसी रवैये के साथ दुश्मन से लड़ना चाहती है। बिजली चमकी और हवा चलने लगी। सैकड़ों बाय लियान पानी के पर्दे की बाढ़ से बाहर चले गए। जब उसने पहली बार दा लुओ के 500 मिलियन धर्म शरीर सूत्र का अभ्यास किया, तो बाय लियान केवल बहुत कम धर्म शरीरों को ही संघनित कर सकती थी, लेकिन रेतीले मैदान की उसकी यात्रा ने उसे इस सौभाग्य स्तर के कौशल की गहरी समझ दी। अब वह आसानी से हजारों स्वों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकती है। इस तरह से रचा गया धर्म शरीर उतना अच्छा नहीं है जितना कि उसने बहुत अधिक ऊर्जा के साथ संघनित किया था, लेकिन यह धोखेबाज शब्द से भी बदतर है। जहां कानूनी संस्था होगी, वो वहां मौजूद रहेंगी। यदि कानून निकाय अमर है तो वह अमर होगी। यहां तक कि यदि मुख्य शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो भी वह मृत्यु से बचने के लिए धर्म शरीर का उपयोग कर सकती है।
पिछले स्वामी के क्षेत्र के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संयुक्त रूप से, जब तक प्रतिद्वंद्वी उसे और उसके लाखों धर्म शरीरों को एक पल में नहीं मार सकता, उसके पास पहले से ही अमरता की क्षमता है। ये रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म से कहीं बेहतर है, और यह एक अद्वितीय ज्ञान है जो शून्य में अविनाशी है। जाना। बाय लियान ने अपने हाथ से तलवार फेंक दी। हवा में रहते हुए ही पानी की तलवार अनगिनत पानी की बूंदों में बदल गई। यह उल्का वर्षा जैसा दिखता है। पानी की हर बूंद भगवान हुआनक्स्यू की पारलौकिक शक्ति के साथ मिश्रित होती है, और पानी की हर बूंद अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह स्थान शुद्ध जल के एक स्तंभ से घिरा हुआ है, अन्यथा अतिप्रवाहित आध्यात्मिक शक्ति पूरे ताइकांग बेसिन को समतल करने के लिए पर्याप्त होगी। फिर भी विशाल काला जंगल तुरंत ही विलीन हो गया, तथा ताइकांग बेसिन पर लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगी। तबाह हो चुकी भूमि उजागर हो गई, और बाय लियान ने उस पर नजर डाली, और वह कई संरचनाएं देख सकता था जो उन संरचनाओं के समान थी जिन्हें उसने पहले नष्ट कर दिया था। क्या ये तो सिर्फ हिमशैल का सिरा है? बैंग बैंग बैंग, पारा बहुत तेजी से गिरा। यह अफसोस की बात है कि छाया ने अधिक ताकत दिखाई। लगातार होने वाले प्रभावों के तहत इसमें कोई टूट फूट नहीं देखी गई। पानी की बूंदें एक के बाद एक कट गईं, और तुरंत बाय लियान की हथेली पर लौट आई, और एक तलवार में संघनित हो गईं। धमाका। तलवार प्राप्त करते समय बाय लियान पहले ही शून्य में भाग गया था, और एक ही समय में हजारों धर्म निकायों को भेजा गया था, और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया था। यह शायद सबसे अटूट लड़ाई है जो बाय लियान ने अपने पदार्पण के बाद से लड़ी है। उसकी बर्फ आत्मा में प्रतिद्वंद्वी की शारीरिक शक्ति को भस्म करने का विशेष प्रभाव होता है, लेकिन इस छाया में कोई शारीरिक शक्ति नहीं होती है, और उसका लाभ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। एक घटता है तो दूसरा घटता है। जैसे जैसे युद्ध लंबा चला, उसकी कम मंत्र शक्ति की कमी स्पष्ट हो गई। वह केवल झाओयू तलवार कला का उपयोग आगे और पीछे कर सकती है, और फिर छाया से निपटने के लिए डोमेन की शक्ति का उपयोग कर सकती है। बाय लियान ने भी उन संरचनाओं को नष्ट करने की कोशिश की, और उसे लगा कि वे संभवतः छाया की शक्ति का स्रोत थे। अप्रत्याशित रूप से उस संरचना पर अनगिनत छायाएं मंडरा रही थीं। अगर वह इन छायाओं को नहीं हरा पाती, तो अगर वह जल्दबाजी में आगे बढ़ती, तो वह दुश्मन को अपनी पीठ के बल पीछे छोड़ देती। अरे यार, ये तो बहुत मुश्किल है। बाय लियान की चांदी और नीली पुतलियों की जोड़ी में थोड़ा गुस्सा दिखा। वह दिल में चिंतित थी, और जब ये बात उसके चेहरे पर झलकती थी तो वह और भी अधिक ठंडी हो जाती थी। क्या ये छाया के साथ मुक्केबाजी खेल रहा है? सौभाग्य से हाल ही में उसकी मेहनत बहुत बढ़ गई है, अन्यथा उसकी शारीरिक शक्ति अब तक समाप्त हो चुकी होती। लेकिन बाय लियान को अभी भी एहसास था कि इस तरह जारी रखना कोई समस्या नहीं थी। मैं केवल एक बार और लड़ सकता हूँ। भागना नहीं है। केवल एक और परी पत्थर खाने से ही इसे बनाए रखा जा सकता है। तलवार से उछलती काली छाया को काटने के बाद बाय लियान ने तुरंत आकाश में छलांग लगा दी, और अपने दाहिने हाथ से उसने उसकी छाती से एक दूधिया सफेद क्रिस्टल पकड़ लिया। काली छाया को ऐसा आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बस बाय लियान के धर्म शरीर को त्याग दिया, एक काले ड्रैगन में बदल गया और आकाश में उड़ गया। असीम दुष्ट आत्मा उमड़ पड़ी, जैसे कोई भाला बाय लियान के शरीर को छेद रहा हो। हालांकि समय उड़ता है, मूल स्थान पर वापस आता है। काली छाया अभी भी जमीन पर खड़ी थी, जबकि बाय लियान ने जल्दी से परी पत्थर को अपनी छाती पर दबा लिया। बहुत खूब। अनगिनत सफेद बाल बाहर निकले। बाय लियान ने जो दुनिया देखी वह आध्यात्मिक शक्ति का सागर बन गई। उसका मध्याह्न मूल रूप से बहुत मोटा नहीं था, लेकिन कई परी पत्थरों के प्रभाव में यह अब आसानी से एक पूरे निम्न श्रेणी के परी पत्थर को समायोजित कर सकता है। वैसे भी उसने कम समय में क्लेश पारगमन चरण को जबरन तोड़ने की हिम्मत नहीं की, और इस परी पत्थर का उपयोग करते समय उसे बिल्कुल भी परेशानी महसूस नहीं हुई। धन्यवाद यू वयांग। बाय लियान वास्तव में यू वयांग को एक पुरस्कार देना चाहती थी। यद्यपि यू वयांग हर जगह अपने स्वामी के निशान ढूंढ रही थी, लेकिन यू वयांग द्वारा दिए गए परी पत्थर और परी घास की बदौलत वह अब तक जीवित रहने में सक्षम थी। आपकी दया के कारण मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा। इसे जला दो परी शक्ति। बाय लियान का शरीर आध्यात्मिक शक्ति के भंडारण टैंक में बदल गया, और उसकी शक्ति नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से बढ़ गई। आकाश में आग के गोले दिखाई देने लगे। प्रकाश से दूर जाने के लिए तैयार न होते हुए जमीन पर मौजूद काली परछाइयां ऊपर उठने लगी और प्रतिरोध करने लगी। बाय लियान को एक बहुत गंभीर समस्या का पता चला। उसे परी पत्थर की शक्ति को अवशोषित करने में समय लगा, लेकिन काली छाया ने उसे समय नहीं दिया। उन धर्म शरीरों से काली छाया को रोकना बहुत कठिन है।
दुष्ट आत्मा 1000 सैनिकों की तरह आक्रमण करती हुई ऊपर उठी और पलक झपकते ही बायलियान के धर्म शरीरों को एक एक करके नष्ट कर दिया। लड़ाई फिर रुक गई। ये बायलियान के लिए बहुत हानिकारक है। वह एक इंसान है, कोई अक्षय देवता नहीं। ये पहले से अलग है। उन विरोधियों को उसके नाम से डर लगता था और उन्होंने उसे परी पत्थर निगलने के लिए काफी समय दिया था। अब ये काली परछाई बिल्कुल भी बोल नहीं सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो परी पत्थर बर्बाद हो जाएगा। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 873। लड़ाई के दौरान बायलियान को कुछ और भी परेशान करने वाली बात पता चली। काली छाया के प्रभाव से एक धर्म शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया और वह उसके द्वारा लगाए गए जल के पर्दे से टकराने से पहले ही रुक गया। दीवार। बायलियान को अचानक एहसास हुआ कि जब वह काली छाया को फंसाना चाहती थी तो काली छाया भी उसे फंसाना चाहती थी। यह क्या चीज है? बर्फ से बनी त्वचा के नीचे साधारण दिल थोड़ा गंदा है। खरगोश रात में घूमता है। वह जल्दी में है क्योंकि वह जानती थी कि वह कमजोर है। बायलियान की मदद करने के लिए बहुत कमजोर है, इसलिए फंस जाने के बाद उसने बायलियान की तरफ जाने की अपनी योजना छोड़ दी। वह अपनी तलवार से संरचना को काटती रही, लेकिन ये सिर्फ अपने प्रति असंतोष प्रकट करने के लिए था। तुम इतने कमजोर क्यों हो? उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस संरचना को तोड़ पाएगी। यह अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन बुरी बात ऐसे ही घटित हुई, इतनी अचानक कि उसने कोई मानसिक तैयारी नहीं की थी। बायलियान का एक्सीडेंट हो गया है। वह नहीं जानती थी कि बायलियान को किस खतरे का सामना करना पड़ा। वह केवल इतना जानती थी कि बायलियान खतरे में थी। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बन्नी शांत नहीं बैठ सका। इस समय उसे बायलियान की ओर दौड़ना चाहिए। भले ही वह कुछ न कर सके, लेकिन बायलियान को देखकर ही उसे राहत महसूस होगी। ये सड़क 100 मील से भी अधिक लंबी है, लेकिन खरगोश के लिए ये कुछ भी नहीं है। उसकी उपस्थिति कमजोर दिखती है। उसके पास सुंदर होने के अलावा कोई अन्य लाभ नहीं है, लेकिन उसकी साधना नवजात आत्मा के चरम पर है, चाहे कुछ भी हो। हा 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 हा। कोई दुर्घटना नहीं। तूफान में लिपटा हुआ टूटू पहाड़ के घोंसले से बाहर निकल आया। हवा जोरों से नाच रही थी और सूखे पेड़ उड़कर आ रहे थे। अंततः उसने पानी का विशाल पर्दा देखा जो नीचे की ओर खिसक रहा था। पानी के पर्दे के माध्यम से उसने काले तेल की तरह छाया और हाँफते हुए बायलियान को भी देखा। बूम बूम बूम। पानी का पर्दा विस्फोटों से भरा हुआ था। बायलियान बार बार काली छाया से टकराती रही। पहले तो कोई भी दूसरे का कुछ नहीं कर सका, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बायलियान धीरे धीरे नुकसान में पड़ गई। चहचहाहट। चिंतित टूटू ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और परिणामस्वरूप उसका सिर एक अदृश्य दीवार से टकरा गया। अंदर नहीं जा सकते। चाहे उसने उस दीवार को कितना भी काटा हो, वह अंदर नहीं जा सकी। कैसे करें? टूटू जल्दी में था और पीछे मुड़ा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो बायलियान खत्म हो जाएगा। कैसा बकवास संत! क्या स्वार्थी व्यक्ति होना बुरा नहीं है, लेकिन वह जानती थी कि वह बायलियान को मना नहीं सकती, और वह ये भी जानती थी कि अगर बायलियान में यह व्यक्तित्व नहीं होता तो वह और बायलियान बिल्कुल भी साथ नहीं रह पाते। टूटू उसके हाथ में तलवार को घूरता रहा। अगर उसके पास तलवार होती, एक तलवार के साथ जो सब कुछ काट सकती है, वह बायलियान की रक्षा कर सकती है। हॉक, अगर अभी समय नहीं है तो कब समय है? बन्नी समझ नहीं सकता। बायलियान के मरने तक इंतजार करें। कोई मजाक नहीं। तो फिर उसके जीवित रहने का क्या मतलब है? तलवार 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 तलवार। मुझे अब तलवार चाहिए, ऐसी साधारण तलवार नहीं। लगातार चिल्लाने के बीच इस समय अचानक टूटू के दिल में एक रोशनी जल उठी। वह चांदनी है। ये लॉरेल वृक्षों के बीच से आती चांदनी थी। और यह सिर्फ चांदनी नहीं है, वह अभी भी एक तलवार थी। टूटू ने बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार पकड़ ली। ये सही है। यही तो वह चाहती है। तारे और चांद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक तारा ऐसा है जो इस समय पहले से भी अधिक चमकीला है। वह है हिलाओ सितारा। अध्याय 8 डबल यिन और चंद्रमा। आकाश गहरा नीला है। पानी के पर्दे के बाहर एक चमकदार सफेद रोशनी उभर रही है। हवा में ठंडे पानी की गंध भी थी। वह आभा प्राचीन काल से आती हुई प्रतीत होती थी, मोटी, चौड़ी, तथापि उदार। इसके एक हल्के से प्रहार से पूरे ताइकांग बेसिन के सभी जीवित प्राणी जो मरे नहीं हैं, वे वर्षा और ओस की तरह हो जाते हैं और तुरंत ऊर्जा से भर जाते हैं। इतने बड़े आंदोलन ने स्वाभाविक रूप से बायलियान और हेई यंग का ध्यान आकर्षित किया।
इससे पहले कि बायलियान कोई कार्रवाई कर पाती, काली छाया जो अभी अभी उसका पीछा कर रही थी, रुक गई। उद्धरण चिन्ह। काली आकृति ने घूमकर अपनी पीठ उसकी ओर कर ली, जिससे वह रक्षाहीन हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे एक कदम आगे बढ़ाने मात्र से ही पीठ में छुरा घोंपा जा सकता है। लेकिन बायलियान ने जल्दबाजी में काम नहीं किया। ये छाया मानव नहीं है। भले ही इस प्रहार से उसका शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन वह तुरंत ही पुनर्जीवित हो सकता है। वह अब बहुत थक गई है, और सबसे जरूरी बात यह है कि वह जितनी जल्दी हो सके अपनी शारीरिक शक्ति को ठीक करे, और परी पत्थर की शेष आध्यात्मिक शक्ति का अपने उपयोग के लिए उपयोग करे। केवल इस तरह से वह अगली लड़ाई में काली छाया द्वारा निर्धारित बाधाओं को तोड़ सकती है और दर्जनों प्राचीन बड़ी संरचनाओं को नष्ट कर सकती है। तब बायलियान ने उसकी दाहिनी छाती दबाई। उसने जोर जोर से कुछ सांसें ली और उसका शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। सफेद लहरें धीरे धीरे ऊपर उठती हैं। लहरें एक के बाद एक सभी दिशाओं में फैल गईं। छाया पीछे हट गई और चांदनी वापस आ गई। अंत में बायलियान द्वारा जल आत्मा विशेष प्रभावों और पति के विशेष प्रभावों के साथ स्थापित किया गया लंबा पानी का पर्दा भी इसके साथ कांप उठा। खटखट, लहरें उठ रही हैं। ज्वार के कारण उमड़ती हुई श्वेत रोशनी और अधिक चमकीली होती गई। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 874। बायलियाना को नहीं पता था कि सफेद प्रकाश का केंद्र क्या था। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि सांसें कुछ परिचित सी लग रही थी। ये हो सकता है। वह अपनी सांस रोके बिना न रह सकी। कुछ क्षण, जब श्वेत प्रकाश में निहित ऊर्जा एक निश्चित महत्वपूर्ण बिंदु तक एकत्रित हो जाती है, तो एक बड़ा विस्फोट होता है। अचानक आधा फुट मोटी सफेद रोशनी निकली। इसने बायलियान के पानी के पर्दे को छेद दिया। इससे पूरे मैदान में छाई काली छाया दूर हो गई। यह उन लोगों को डुबा देता है जो स्वर्ग की तिजोरी पर निवास करते हैं। वह अंतहीन चमकदार तारों वाले आकाश में डूब गया। तभी ऐसा लगा जैसे वह किसी विशाल अवरोध से टकरा गया हो जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। धमाका। बाहर आसमान से एक खामोश विस्फोट की आवाज सुनाई दी। तलवार की ऊर्जा 30 मिलियन मील तक फैली हुई है। अशांत ऊर्जा ने पूरे रात्रि आकाश को फाड़ डाला, और यहां तक कि जो आकाशगंगा अभी अभी उभरी थी, वह भी एक क्षण में ढह गई। हालांकि इतना भयानक विस्फोट भी उस बाधा को तोड़ने में असफल रहा। बिखरी हुई सफेद रोशनी को आकाश तक जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, और अंततः वह तारों में बदल गई और एक के बाद एक नीचे बिखर गई। तिल अगस्त महीना दुनिया का सबसे खूबसूरत महीना है। तारा बिंदुओं के आवरण के नीचे बायलियान को ऐसा महसूस हुआ कि वह असीम भूमि से बचकर असीम तारों वाले आकाश में आ गया है। और इसी समय उसने एक नया उत्परिवर्तन देखा। बोले, बायलियान ने अपना हाथ उठाया और अपनी दाहिनी आंख के कोने को दबाया। ये वह स्थान था जहां मास्टर ने उसके लिए चिन्ह बनाया था। अब तारा उसकी अनुमति के बिना स्वयं प्रकाशित हो जाता है। इससे चमकदार रोशनी निकलती है, जो आकाश से गिरते तारों के समान होती है। बायलियान अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने ये देखा, चमकदार सफेद रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति अत्यंत छोटी लग रही थी, संभवतः उसका आकार लगभग 4 फुट 4 इंच था। वह आकृति अत्यंत स्थिर कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसका दाहिना हाथ तिरछा फैला हुआ था, जिसमें एक तेज ब्लेड था। यदि यह ऐसा ही है, तो बायलियान अभी भी उसकी असली पहचान का पता नहीं लगा सकती है। लेकिन जब वह चलती है तो आकृति के सिर के ऊपर झूलते हुए बेल्ट की जोड़ी को देखती है, तो वह तुरंत समझ जाती है। खरगोश गलत नहीं हो सकता। यह अवश्य ही परिवर्तित खरगोश होगा। बायलियान को याद आया कि उसने वह परिचित सांस कहाँ सूंघी थी। ये लॉरेल वृक्ष के नीचे था। उस समय वह टूटू के सपने के साथ गुंथी हुई थी। वे फेवुडिन की हलचल भरी लंबी सड़क से गुजरे, सपनों के बीच के अंधेरे से गुजरे, और अंततः युआन ये के पास पहुंचे, जो उसकी यादों में गहराई से दफन हो गई थी। वहां टूटू ने मानव रूप धारण किया। वह हल्के नीले रंग की लंबी पोशाक पहने एक सुंदर लड़की थी, जिसके लटकते हुए खरगोश जैसे कान और सफेद बाल थे। लड़की 14 साल की नाबालिग लगती है। वास्तव में उस समय टूटू वास्तव में वयस्क नहीं था, मानव जाति की वयस्क आयु को मानक मानते हुए। अब कुछ वर्ष बीत चुके हैं। जो लड़की हाथ में तलवार लिए सफेद रोशनी से बाहर आई, वह उससे अलग नहीं थी जिसे बायलियान ने उस दिन देखा था। वह अभी भी हल्के नीले रंग की लंबी पोशाक पहने हुए थी, उसके कान अभी भी लटक रहे थे, और उसका चेहरा अभी भी अपरिपक्व था। फर्क सिर्फ उसकी आंखों का है। उस आंख में जिज्ञासा फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक चौंकाने वाला दृढ़ संकल्प आ गया, ठीक उस तलवार की तरह जो उसने अपने हाथ में पकड़ी थी। बायलियान का तनावग्रस्त चेहरा अचानक ढीला पड़ गया। शुरू करने के लिए तैयार है।
कट चॉप 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 चॉप। खरगोश ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और वार कर दिया। तलवार निकल आए और स्थिति बदल गई। तलवार की ऊर्जा को काट दो, चमकीले चांद को काट दो और आकाश तक पहुंचने का रास्ता काट दो। काली छाया अब और शांत नहीं बैठ सकी, वह एक राक्षसी काली लहर में बदल गई और टूटू की ओर बढ़ी। ये बर्फ है। टूटू एक धारा में बदल गई और उसने घूमते हुए पानी के पर्दे में प्रकाश की सैकड़ों किरणें खींची। प्रकाश की वे किरणें एक बड़े जाल में बुनी गईं, जिसने काली छाया और चमकते चांद को एक साथ ढांक लिया। बाय दया करो। अचानक बाय लियान के कानों में एक हल्की सी चीख सुनाई दी। बाय लियान निश्चिंत दिख रही थी। प्राप्त करें। यद्यपि टूटू ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, फिर भी वह जानती थी कि टूटू क्या कहना चाहता था। आखिरकार वे दोनों दिन रात एक दूसरे के साथ रहते थे और वे कई सालों से एक दूसरे को पोस्ट करते रहे थे। जब तक टूटू अपना बट ऊपर उठाए रहती, वह जानती कि टूटू क्या चाहता है। क्या ये सिर्फ जल्दबाजी नहीं है? अब चूंकि उसकी शारीरिक शक्ति काफी हद तक ठीक हो गई है, वह जितनी चाहे उतनी दौड़ सकती है। बाय लियान ने असीम ठंडी हवा को खींचा और जमीन पर बनी संरचना की ओर दौड़ा। उसे तेज होना होगा। केवल इसी तरीके से खरगोश की उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। अब टूटू ने बहुत ही भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया है। उसने काली छाया को रोक लिया और काली छाया को हराने के लिए वैकल्पिक सूर्य और चंद्रमा का भी इस्तेमाल किया। हालांकि उसकी यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। बाय लियान टूटू के विस्तारित शरीर को छेदने से पहले संरचना को नष्ट करने जा रहा था। सोम्ब्रा को खतरा महसूस हुआ। वह न तो टूटू को नजरअंदाज कर सकता है, न ही बाय लियान को। बाय लियान को बाधित करने के लिए उसे अपनी छाया का एक हिस्सा अलग करना पड़ा। इस प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए, जिसकी ताकत अचानक 3 अंक कमजोर हो गई थी, बाय लियान बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। इस समय उन्हें वरिष्ठ बहन बाई की गौरवशाली परंपरा विरासत में मिली थी। उसने बदमाशी को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। जोर से प्रहार करो। ताली ताली। बाय लियान की बर्फ से लिपटी पानी की तलवार एक जलती हुई लौ की तरह थी, और हर बार जब तलवार गिरती थी, तो वह एक बड़ी काली छाया को मिटा सकती थी। सोई यंग ने दृढ़तापूर्वक पुनर्जन्म लिया, लेकिन वह अभी भी बहुत कमजोर था क्योंकि उसकी आधी ताकत टूटू द्वारा रोक ली गई थी। दम टूटना। साइन। कुत्ते का पट्टा। वह एक शरीर से 3000 मील तक लड़ा और एक बार एक तलवार से लाखों का स्वामी बन गया। बाय लियान जहां भी गया, वहां घास का एक भी तिनका नहीं उगता था, हर जगह केवल बर्फ के टुकड़े ही नजर आते थे। टूटू उसे पीछे से धक्का दे रहा है, अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। ये व्हाइट रैबिट एलायंस की ताकत है। वह काली लहरों से बाहर निकलने में सफल रही और अंततः एक संरचना के पास उतरी। ब्रेक। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 875। एक और काली आकृति समूह से उठ खड़ी हुई, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, बगल से एक ठंडी तलवार की रोशनी आई। ठंडी धुंध छा गई और विशाल सिर आसमान में ऊपर उठा और अंततः काली हवा में विस्फोट हो गया। बाय लियान ने भावशून्यतापूर्वक उसके हाथ से पानी की तलवार फेंक दी। हजारों बूंदें पानी की गिरती हैं। एक ही सांस में ये संरचना जलमग्न हो गई। बाय लियान बिना पीछे देखे दूसरी संरचना की ओर उड़ गया। कई मील दूर तक उड़ने के बाद हल्का पानी भारी पानी में बदल गया, जिसने तुरंत डूबी हुई संरचना को कुचलकर नष्ट कर दिया। एक बार संरचना नष्ट हो जाने पर काली छाया की शक्ति तुरंत कुछ अंकों से कमजोर हो गई। वह अधिक से अधिक बहादुरी से लड़ी और वह एक ध्रुवीय ट्रेन की तरह सभी तरह से कुचल दी गई और उसके सामने के सभी राक्षस और भूत टुकड़े टुकड़े हो गए। युद्ध के अंत में बाय लियान को इधर उधर हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने पूरे आकाश में पानी की बूंदें छिड़क दी और जहां पानी की बूंदें गिरी, वहां सारी काली परछाइयां छिप नहीं सकी। अचानक हजारों पानी की बूंदें एक साथ मिल गईं और बर्फीली आध्यात्मिक शक्ति चारों ओर फैलने लगी, जैसे प्रकाश के नीचे अनगिनत लेजर किरणें। सरसराहट। लेजर कटिंग। एक के बाद एक संरचनाएं ढह गईं और अंत में केवल सबसे बड़ी संरचना ही अभी भी हठपूर्वक प्रतिरोध कर रही थी। काली छाया पीछे हट गई, टूटू उलझन से मुक्त हो गई और वह हल्के से बाय लियान के पास उतरी। बस यहीं रहो और इधर उधर मत घूमो, मैं जाते ही वापस चला जाऊंगा। दोबारा। इस बार टूटू ने सहजता से स्वीकार कर लिया, उसे जो करना चाहिए था वह हो चुका है। ठीक है। बाय लियान की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर गर्म सर्दियों के सूरज जैसी मुस्कान उभर आई। वास्तव में वह मुस्कुराहट उस समय उसके ठंडे रूप से मेल नहीं खा रही थी। लेकिन बन्नी को देखना बहुत पसंद है।
वह बाय लियान को हर समय हंसते हुए देखना चाहती है, वह बाय लियान को हर समय परेशानी में डूबे हुए नहीं देखना चाहती। मुस्कुराती हुई बाय लियान सबसे अच्छी है। बाय लियान मुड़ा और चला गया। आखिरी काली छाया अभी भी आखिरी संरचना में बैठी थी। वह काली छाया उससे पहले सामना की गई किसी भी छाया से अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन लबादाब की सुरक्षा खोने के बाद उसकी ताकत बाय लियान के लिए केवल औसत दर्जे की थी। इस अकल्पनीय आपदा को समाप्त करने का समय आ गया है। बाय लियान ने काली छाया के शरीर को तलवार से छेद दिया। उसके शरीर में संचित परी ऊर्जा का अंतिम अंश बाहर निकल गया। ये शक्ति बहुत ही हिंसक थी और इसने पलक झपकते ही काली छाया को टुकड़ों में फाड़ दिया। इसके तुरंत बाद परी आत्मा एक भागते हुए जंगली घोड़े की तरह सरपट दौड़ने लगी और पूरी संरचना को समतल कर दिया। अर्थात जिस समय आपदा का स्रोत समाप्त हुआ, पृथ्वी जोर से हिल उठी। अंतरिक्ष विकृत और परिवर्तित होता है। बाय लियान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ब्लैक फॉरेस्ट गायब हो गया था, ब्लैक लैंड भी गायब हो गया था और उसके सामने एक विशाल वर्ग दिखाई दिया। उसने चारों ओर देखा और पाया कि यह वास्तव में एक संप्रदाय का अवशेष था। अब एक टूटी हुई दिव्य भावना उभरी और उसने तुरंत उसे रोक लिया। लगता है इसमें खट्टी गंध है। एक के बाद एक तस्वीरें सामने आई और बाय लियान को वर्तमान स्थिति की सामान्य समझ हो गई। ये संप्रदाय कई युगों पहले अस्तित्व में था और मूलतः ये पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध संप्रदाय था। हालांकि स्वर्गारोहण के सपने को साकार करने के लिए जोगमेन के सर्वोच्च बुजुर्ग ने एक ही झटके में सेंक्सियन और मानव अमर के बीच के अलगाव को तोड़ने की कोशिश की। अंत में प्रलय तो नहीं हुआ, लेकिन बड़े ताइशांग इस वजह से बुरे रास्ते पर चले गए। उसने पूर्वी द्वार से लेकर पश्चिमी द्वार तक सब कुछ तहस नहस कर दिया, आंतरिक संप्रदाय का कत्लेआम किया, बाहरी संप्रदाय के सभी अनुयायियों को मार डाला और अंततः संप्रदाय का मुखिया भी उसके हाथों मारा गया। शेष संप्रदाय के लोग उस राक्षस के विरुद्ध लड़ने में असमर्थ थे, इसलिए उन्हें उसे तथा पूरे संप्रदाय को घेरने के लिए एक बड़ी सेना बनानी पड़ी। बड़े ताइशांग की ताकत अद्वितीय थी, लेकिन जादुई रास्ते में प्रवेश करने के बाद उन्हें संरचना के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह हमेशा के लिए इस तरह से बंधे थे। बाय लियान को इस संप्रदाय के अन्य सदस्यों का ठिकाना नहीं पता था, क्योंकि इसका उल्लेख दैवीय अर्थ में नहीं किया गया था। कई साल बीत गए। सर्वोच्च बुजुर्ग जो ऊपर चढ़ने में असमर्थ थे, अंततः बैठ गए। उसकी सारी खेती बिखरी हुई थी। हालांकि उनकी आत्मा तुरंत विलुप्त नहीं हुई, बल्कि उस संरचना में विलीन हो गई जिसने संप्रदाय को बंद कर दिया। वो हर समय पागल रहता है। उजड़े हुए और बेजान संप्रदाय को देखकर उन्होंने सोचा कि संप्रदाय पर विदेशी शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। संप्रदाय की रक्षा करो और सभी विदेशी दुश्मनों को मार डालो। ये सर्वोच्च बुजुर्ग का जुनून बन गया। इसी जुनून से प्रेरित होकर उसने बाय लियान और टूटू पर लगातार हमला किया। केवल उफ! बाय लियान ने आह भरकर दुनिया को राहत की सांस दी। सर्वोच्च बुजुर्ग को कभी पता नहीं चलेगा कि संप्रदाय को नष्ट करने वाला विदेशी दुश्मन वास्तव में वह स्वयं था। ये कितना दुखद है। बाय लियान केवल इस बात के लिए आभारी थी कि अंतिम संरचना टूटने के बाद भी सुप्रीम एल्डर नहीं जागे। यदि वह जाग जाए और दोगुनी पीड़ा के साथ मर जाए, तो वह बहुत वीरान होगा। लेकिन बाय लियान ने अचानक अपना सिर हिलाया। इन करोड़ों वर्षों में क्या सर्वोच्च बुजुर्ग सचमुच एक क्षण के लिए भी नहीं जागे? हो सकता है कि उसे पहले से ही उत्तर पता था, लेकिन अपराध बोध और आत्मदोष के कारण वह उत्तर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। चेंग जियान। बाय लियान की आवाज धीमी थी। परी बनने के प्रलोभन ने अनगिनत लोगों को बचाया है, लेकिन अनगिनत लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है। यह अज्ञात परिवर्तनों से भरा एक रास्ता है, लेकिन कोई बात नहीं, मास्टर को बचाने के लिए वह एक दिन इस रास्ते पर चल पड़ेगी। अब उसे डर नहीं लगता था। जो काम आपको पसंद है उसे करने से आपको अंतहीन प्रेरणा मिल सकती है। भावना से उबरने के बाद बाय लियान को एक और अत्यंत अविश्वसनीय बात का एहसास हुआ। यह तर्क दिया जा सकता है कि यह संप्रदाय लिटिल थाउजेंड वर्ल्ड में हमेशा के लिए बंद रहेगा, जब तक कि कोई व्यक्ति थाउजेंड वर्ल्ड को खोलने की पहल नहीं करता। लेकिन ये बिना किसी के छुए ही बाहर आ गया। छोटी हजार दुनिया टूट गई है। बाय लियान ने खेल की कथा के बारे में सोचा। बैटल ऑफ द गॉड्स में यदि सीनियर सिस्टर बाय बिना किसी घटना के खेल के अंत तक जीवित रह सकती है, तो वह 99 युग में एक बार अथाह तबाही देख पाएगी। वह विपत्ति आकाश में फैल गई, यहां तक कि दिव्य पूज्य भी गिर गए। बेशक आपदा में एक नया जन्म भी होता है। प्रत्येक अनंत विपत्ति में एक नया खाली रास्ता पैदा होगा, जो अनंत जीवन के लिए पौराणिक टिकट है। बाय लियान बहुत प्रभावित हुई। पूर्वी देव महाद्वीप पर आई तबाही की शुरुआत में कई ऐतिहासिक स्थल जो कई युगों से दफन थे, एक के बाद एक प्रकट हुए।
इस आपदा में उनकी छिपी हुई छोटी छोटी हजारों दुनियाएं नष्ट हो गईं। जैसे ही वे दुनिया में आए, उन्होंने अनगिनत झगड़ों का कारण बने। अवसर, मैं सब कुछ समझता हूँ। अफसोस की बात है कि यह कोई मौका नहीं है, और जिस व्यक्ति ने खजाने की तलाश की, उसे खजाने ने शिकार बना लिया। दुनिया में राक्षस और भूत प्रेत व्याप्त हैं, तथा प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं साथ साथ आती रहती हैं। प्रलय की दुनिया में कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। यह कोई संकेत नहीं है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 876। बाय लियान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। खेल में तबाही आने में अभी कई दशक बाकी हैं। ठीक है, यह महज संयोग ही होना चाहिए। उन्होंने इस निराधार अटकल को कुछ समय के लिए दबा दिया, और अब जबकि आपदा टल गई थी, उन्हें बस इतना करना था कि फिर से भारी बारिश करानी थी। बारिश के बाद सब कुछ नया हो जाता है। बाय लियान तेज कदमों से टूटू के पास आए। उसका अच्छा मूड सही था। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। वह टूटू के साथ इधर उधर दौड़ती रही और हर जगह लोगों से मदद मांगती रही, ताकि टूटू प्रतिबंधों को तोड़ सके और सफलतापूर्वक रूपांतरित हो सके। किसने उम्मीद की होगी कि वह जो चाहती थी वह उसे नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसने अपना लक्ष्य तब हासिल किया जब उसके पास इस मामले की देखभाल करने का कोई समय नहीं था। शायद यही जीवन है। बाय लियान लड़की टूटू के सिर को चुप कराने के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहता था, और यहां तक कि लड़की टूटू को ऊपर उठाने के लिए अपनी बाहें खोलना चाहता था। संभोग के बाद आपको जश्न मनाने के लिए जगह ढूंढनी होगी। ताइकांग बेसिन को लूट लिया गया था, और खेलने की जगह थोड़ी देर के लिए चली जाएगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह पास के बड़े शहर में जा सकती है। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक नया विकल्प सामने आया। कार्य 1, उत्साहपूर्वक खरगोश को ऊपर उठाएं, पूरा करने पर इनाम, एकाग्रता जोड़ दो। कार्य 2, खरगोश के सिर को सहलाना, पूरा करने पर इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ 1। कार्य 3, फिलहाल खरगोशों को न छुए, पूरा करने पर इनाम, खाना पकाना जोड़ 1। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान दंग रह गई। ये नए विकल्प सचमुच अजीब हैं। वे जो पुरस्कार देते हैं वह बहुत कम है, और वर्तमान बाय लियान के लिए कोई जोखिम नहीं है। लेकिन पहले सामने आए कार्यों की तुलना में ये तीनों विकल्प बिल्कुल भी महत्वपूर्ण घटना की तरह नहीं दिखते। क्या ऊपर उठाने और सिर को छूने के बीच कोई बड़ा अंतर है? बाय लियान समझ नहीं सका। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने तीसरा कार्य चुना। धीरे धीरे, वैसे भी खरगोश भाग नहीं सकते, इसलिए आप उन्हें किसी भी समय छू सकते हैं या गले लगा सकते हैं। खरगोश, बाय लियान चिल्लाया। लेकिन टूटू ने कोई आवाज नहीं की, बस अपनी चपल आंखें झपकाईं। अरे टूटू, तुम बोलते क्यों नहीं? बाय लियान अचानक चिड़चिड़ी हो गई। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसने कुछ खो दिया है। टूटू ने अंततः कहा, बाय लियान, मैं उस वाक्य का अर्थ समझता हूं। वह वाक्य? सही। बाय लियान की आंखें चमक उठी। उसे एहसास हुआ कि टूटू ने जो कहा था वह अभी समय नहीं है था। उसने तुरंत पूछा, तो उस वाक्य का अर्थ है? उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। उसने टूटू के हाथ में तलवार को चमकती रेत की तरह गायब होते देखा। फिर टूटू के हाथ भी ढीले पड़ने लगे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, और उसने पाया कि टूटू अभी भी हंस रहा था। आप जोर से हंसते हैं, आप लगभग गायब हो जाते हैं। रुको, मेरे लिए रुको। बाय लियान ने अपना हाथ बढ़ाया और टूटू को पकड़ना चाहा। टूटू की मुस्कान कमोबेश कड़वी है। उसने तलवार पकड़ ली, वह सफलतापूर्वक रूपांतरित हो गई, और उसे सब कुछ समझ में आ गया। वह लगभग एक बड़ी गलती कर बैठी थी, लेकिन सौभाग्य से तारों भरे आकाश में एक अवरोध है। वह उन शब्दों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई जो बाय लियान कभी कभी कहती थी। अगर मेरे हाथ में तलवार नहीं है तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर मैं तलवार पकड़े रहूंगा तो तुम्हें कसकर नहीं पकड़ पाऊंगा। जन्म से ही उसकी किस्मत तय थी। बाय लियान के दृष्टिकोण ने उसे एक अजीब गर्मजोशी का एहसास कराया। लेकिन आखिरकार मैं इसे पकड़ नहीं सकता। बहुत अधिक शक्ति नष्ट हो रही थी, और टूटू को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका शरीर विघटित हो रहा है। जब सारे तारे गायब हो गए, तो बाय लियान ने एक सफेद मुलायम चीज पकड़ ली। ये खरगोश है। बाय लियान का मुंह लंबे समय तक बंद नहीं रह सका। खरगोश पुनः खरगोश में बदल गया। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन टूटू अभी भी जीवित था। उसका नवजात भाई चकनाचूर हो गया, और उसे अपार खुशी मिली। खरगोश बहुत खुश होकर बाय लियान ने टूटू को अपने गले लगा लिया। टूटू के कान खड़े हो गए और उसकी पलकें झुकती रहीं।
हाँ, वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने बात पूरी नहीं की। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने टूटू को घूर कर देखा, जिसकी आंखें बंद थीं, और टूटू सो गया। सपनों की बात करें तो क्या उसे सिस्टम से सपने साकार करने वाला ताबीज नहीं मिला? बाय लियान ने अपने और टूटू के बीच के सपनों को खोलने के लिए स्वप्न निर्माण ताबीज का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। वह ये सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी कि टूटू क्या कहना चाहता है। हजारों मील लंबी लहरों के ऊपर, असीम तारों वाले आकाश के नीचे, लॉरेल वृक्ष के पास बाय लियान और टूटू की पुनः मुलाकात हुई। उसके सामने टूटू प्रकट हुआ, मानव रूप में टूटू। क्या? टूटू ने आश्चर्य से बाय लियान की ओर देखा, और फिर स्वयं की ओर। बाय लियान ने पूछा, अब आप मुझे बता सकते हैं? हालांकि टूटू ने आश्चर्य से उबरते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं कह सकते। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। दोनों एक दूसरे के सामने चुपचाप खड़े थे, केवल चांदनी अभी भी नर्म थी। बहुत दिनों के बाद टूटू ने अचानक कहा, मैं अभी अभी जो कुछ हुआ है, उसे भूल जाऊंगा। क्या यह उस वाक्य के कारण है? आखिर भगवान याओगुआन क्या करना चाहते हैं? बाय लियान को केवल इस बात का अफसोस है कि उसके पास शेंग तियानबांजी की शक्तिशाली संसाधनशीलता और अतीत और वर्तमान की गणना करने की विशेष क्षमता नहीं है। चलो थोड़ी देर साथ बैठते हैं। बन्नी सहमत हो गया। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 877। दोनों लॉरेल वृक्ष के नीचे एक दूसरे के बगल में बैठे थे। वे तारों की ओर देखते रहे और लहरों की हलचल सुनते रहे। बाय लियान ने अचानक अपना सिर घुमाया, और ठीक उसी समय उसने देखा कि टूटू भी अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देख रहा है। वे किस प्रकार की आंखें हैं? ये संभवतः बिना किसी छिपाव वाली आंखों की जोड़ी थी। बाय लियान ने शरद ऋतु के पानी से स्नेह पढ़ा। आज का खरगोश पहले से कहीं अधिक परिपक्व है, और आज का खरगोश पहले से कहीं अधिक प्यारा है। वैसे खरगोश तो अब बड़ा हो चुका है। बाय लियान अनजाने में टूटू की ओर झुक गई। टूटू ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की, बल्कि जब बाय लियान ने उसे गले लगाया तो उसने दोनों हाथों से उसकी छाती को सहारा दिया। तभी दो ज्वालामुखी आपस में टकराए, और यह एक अकल्पनीय टक्कर थी। बन्नी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दम घुटने वाला है। उसका दिल उड़ती हुई तलवार की तरह धड़क रहा था, लगभग उसकी छाती से बाहर निकलने वाला था। लंबे समय के बाद वो और बाय लियान अलग हो गए। क्रिस्टल जैसा साफ रेशमी धागा गर्मी के साथ नीचे खिसक गया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अवर्णनीय तापमान पनप रहा है, जो फट रहा है, उसके शरीर और चेतना को निगल रहा है। मुझे लगता है, बाय लियान ने जवाब दिया, मैं भी। रात के अंधेरे में बाय लियान ने टूटू के कंधे को धीरे से दबाया। तब दोनों एक साथ नीचे गिर पड़े। अध्याय 9 टूटू, मेरा टूटू 5K। ये थोड़ा अजीब लगता है। बाय लियान ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि वह LSP थे। लेकिन खेल में वरिष्ठ बहन बाय के विपरीत, वह अपनी विभिन्न इच्छाओं को नियंत्रित करने में बहुत अच्छी है। सिस्टम द्वारा जारी किए गए विभिन्न स्पष्ट कार्यों का सामना करते हुए उसने बार बार उन्हें अनदेखा करना चुना। यह एक ऐसा शुद्ध और तपस्वी निर्णय था जिसने उसे आज तक स्थिर रूप से चलने की अनुमति दी, और उसने लंबे समय तक क्यूओनगमिंग पीक के बारूद के ढेर को प्रज्वलित नहीं किया। लेकिन आज वह कुछ तो बहुत गलत है। स्वप्न निर्माण करने वाले परितावीज द्वारा निर्मित स्वप्नलोक में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसने अचानक स्वयं को खो दिया हो। उसने पहले टूटू को जोश से चूमा। यदि इसे नहीं खींचा गया है तो भी यह अब तक सामान्य है। फिर जब टूटू ने स्नेहपूर्वक मुझे लगता है वाक्यांश कहा, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के टूटू की आज्ञा मान ली। क्या यह उचित है? इसके बारे में सोचना अजीब है। बाय लियान को लगा कि सामान्य परिस्थितियों में वह निश्चित रूप से टूटू को सख्ती से अस्वीकार कर देगी। मेरी शख्सियत उस तरह की नहीं है। आप अभी भी युवा हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यदि टूटू ऐसा करने पर जोर देता है तो वह बल का प्रयोग कर टूटू को बलपूर्वक दबा सकती है। वैसे भी यह एक सपना था, एक सपना जो जागने पर भूल गया। यहां तक कि अगर वह टूटू को भी तोड़ देगी तो भी टूटू को यह याद नहीं रहेगा। क्या ये कहना थोड़ा अजीब है? बाय लियान ने ऊपर देखा। उसके सामने खड़ी खरगोश अस्त व्यस्त थी, उसकी गर्दन पर एक मोहक लाली थी, और उसके कान असहज रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। टूटू ने पूछा, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते? बाय लियान पीछे हट गया। वह भी एक सामान्य बाय लियान बनना चाहती थी। इस समय टूटू ने अचानक अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर डाल दी। लड़की की खुशबू उसके कानों में फैल गई।
यह एहसास एक सपने में होने जैसा है। सपना। बाय लियान ने धीरे से अपना सिर उठाया। तारों भरा आकाश चमक रहा है, लहरें उछल रही हैं और लॉरेल वृक्षों की चोटियों पर असंख्य जुगनू चमक रहे हैं। ये वास्तव में एक ऐसा स्वप्न है जो लोगों के दिलों को छूने के लिए काफी सुंदर है। इस समय बाय लियान का शरीर अचानक जम गया। वह इसे महसूस करती है। एक ठंडे हाथ ने उसके गले में लटक रहे जेड पेंडेंट को पकड़ लिया और फिर उसने कुछ भयानक किया। ये बाय लियान अचंभित रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि टूटू इतना सक्रिय होगा। ये समुद्र पर नाव चलाने जैसा था। हालांकि पतवारें धीरे धीरे ही चलती थीं, लेकिन समुद्र की सतह पर लंबे समय तक लहर चलती थी और फिर वह लहर समुद्री ज्वार में बदल जाती थी। टिक टिक, पानी की बूंदें नीचे लुढ़क गईं। बाय लियान का कठोर शरीर धीरे धीरे नर्म हो गया। ठीक है, वह झुक गई। वास्तव में इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक सपना है। तब ऐसा लगता है कि किसी ने पीपा बजाया और गाया, और दुख अचानक पैदा हो गया। धीरे से बंद करें, धीरे से घुमाएं, पोंछें और फिर से उठाएं। शुरुआत में यह नियोन कपड़ों के बाद छठा वर्ष था। जियागुआन यंगू फूल के तल पर फिसलन है और युयान स्प्रिंग की बहती बर्फ के नीचे जाना मुश्किल है। समुद्र पर एक और दृश्य है। वसंत नदी का ज्वार समुद्र तल से जुड़ता है और समुद्र पर चमकता चांद ज्वार के साथ सह अस्तित्व में रहता है। आज रात इतनी शांतिपूर्ण नहीं है। यह एक ऐसी रस्साक्षी थी जो बाय लियान की कल्पना से कहीं अधिक लंबी थी। शुरुआत में वह टूटू को धमकाने के लिए अपनी शारीरिक क्षमता का लाभ उठाना चाहती थी, ताकि टूटू जल्दी से हार जाए। लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि वह गलत थी। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी ताकत को अधिक आंका था। उसकी ताकत सिस्टम डेटा द्वारा प्रमाणित की गई है। चाहे वह शारीरिक शक्ति हो, सहन शक्ति हो या गति हो, वे सभी इतने मजबूत हैं कि आम लोगों को अपना सिर झुकाने और झुकने पर मजबूर कर देते हैं। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि टूटू इतना दृढ़ निश्चयी होगा। एक गिलास खरगोश जितना मजबूत नहीं है। कई बार बाय लियान ने खिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और टूटू को लाल रेखा के दूसरी तरफ से खींचने वाला था, लेकिन आखिरी क्षण में टूटू ने अचानक खुद को लाल रेखा से दूर रखने के लिए ताकत लगा दी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 878। अच्छा लड़का, सचमुच अच्छा आदमी है। इस बार बाय लियान इसे सहन नहीं कर सका। यदि टूटू ने गलती से उसे खींच लिया होता, भले ही टूटू को ये याद न हो, तो भी वह लंबे समय तक दुखी रहती। कोई विशेष कारण नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वह बाय लियान है। हार नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हार सकते। बाय लियान ने अपने हाथ की ताकत बढ़ा दी। वह टूटू को हाँफते हुए देखने लगी। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। वास्तव में टूटू की हालत भी उससे बेहतर नहीं है। इसलिए बाय लियान की आंखें तेज हो गईं। यदि वह दृढ़ संकल्पित रहती है, थोड़ी अधिक शक्ति और थोड़े अधिक कौशल के साथ, तो वह टूटू को विपरीत दिशा से खींच सकती है और रस्साक्षी जीत सकती है। जाना। हाँ, बाय लियान उठ खड़ा हुआ। बाय लियान ने हमला शुरू कर दिया। बाय लियान को कोई संदेह नहीं था। बाय लियान ने रणनीति का इस्तेमाल किया। ज्वार की तरह लगातार हो रहे हमले के बीच टूटू की मजबूत रक्षात्मक संरचना में अंततः एक खामी उभर आई। बाय लियान इस सुनहरे अवसर को कैसे छोड़ सकता था। उसने अपने शरीर को मजबूत किया, जो आगे पीछे खींचे जाने के कारण कमजोर होता जा रहा था, और उसने दोबारा हमला किया। अंत में जब आकाश में चमकता चांद धीरे धीरे पश्चिम की ओर डूब रहा था, तो बाय लियान ने टूटू को लाल रेखा के विपरीत दिशा से खींच लिया। क्या? बन्नी ने कहा। बाय लियान के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी। मैं जीत गया। वास्तव में मैं भी उतना खुश नहीं हूं। वह पलट गई और टूटू के साथ लॉरेल वृक्ष के नीचे लेट गई। लंबी रात नजदीक आ रही है और आकाशगंगा घूमने वाली है, लेकिन रात अभी भी बेहद खूबसूरत है। लेकिन समुद्री हवा को बहते देख लॉरेल वृक्ष की पत्तियों में चमक के साथ सरसराहट होने लगी। जैसे ही घंटी बजी, प्रकाश के धब्बे धीरे धीरे आकाश में उड़ने लगे। उड़ो उड़ो। प्रकाश का बिंदु ऊपर और ऊपर उड़ता गया, और उसके मार्गदर्शन में विशाल और असीम समुद्र पर प्रकाश के अनगिनत बिखरे हुए बिंदु अचानक उभर आए। इस समय समुद्र अभी भी एक समुद्र है, लेकिन ये सितारों का समुद्र बन गया है। बाय लियान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह छोटा सा पृथक द्वीप, जहां वह और टूटू लेटे हुए थे, ऊपर की ओर उड़ रहा था। वह जल्दी से उठकर बैठ गई। वह एकांत द्वीप एक नाव में बदल गया और नाव उन्हें तारों के समुद्र में बिना किसी उद्देश्य के ले गई। बाय लियान ने उसकी आंखों के कोनों को सहलाया। फिर उसकी तर्जनी उंगली नीचे तक फिसलती हुई अंततः पहाड़ की चोटी पर रुक गई। वहां एक ठंडी हवा चल रही थी। ये कंपन करता है, ये फैलता है,
यह बायलियान के शरीर से ठंडी रोशनी के साथ निकलता है। बायलियान को तुरंत समझ आ गया कि यह ताइन स्टेक की शक्ति थी। उसी समय उसकी नाभि से 3 इंच नीचे स्थित डेंटिन में एक शीतलता उठी और वह शीतलता रहस्यमयी पथ पर प्रवाहित होने लगी। ठंडक में थोड़ी चमक थी, जो उसके पेट पर एक आलिंगनबद्ध चंद्रमा की तरह एक विशेष छाप दर्शा रही थी। बायलियान को फिर से समझ में आया, ये दोहरी यिन और चंद्रमा विधि थी जो उसने बेयुझोऊ में कांस्य घाटी के रास्ते में प्राप्त की थी, जो स्वचालित रूप से काम कर रही थी। निचले स्थान पर उसे एक ऐसी शक्ति का भी एहसास हुआ जो उसकी नहीं थी। उस शक्ति में ताइन ढेर के समान ही यिन शीत गुण है, लेकिन यह नर्म है। बायलियान को तुरंत समझ आ गया कि यह वह शक्ति थी जो टूटू से निकली थी जब वह टूटू के साथ दाव पर चर्चा कर रही थी, क्योंकि उसका दरवाजा पूरी तरह खुला था। दोहरी यिन और चंद्रमा विधि के प्रभाव में उसकी अपनी शक्ति, ताइन दाव की शक्ति और टूटू की शक्ति अंततः एक स्थान पर एकत्रित हो गई। दोहरी यिन और चंद्रमा विधि के पुल और रेखा के नीचे तीनों बल अंततः अनगिनत टकरावों के बाद एक नए बल में विलीन हो गए। ठंडा, बहुत सर्दी, लेकिन यह वह शीतलता थी जो उसकी ज़ुएलिंगन और कियानहुआन ज़ेन्यान से पूरी तरह मेल खाती थी। सिस्टम संकेत एक के बाद एक सुनाई दिए। बायलियान ने तुरंत सिस्टम चालू कर दिया। सबसे अधिक उल्लेखनीय परिवर्तन शारीरिक संरचना स्तंभ में ताइन शरीर का जुड़ना है। गुरु ने कहा कि यदि वह ताइन के दांव को पूरी तरह से अवशोषित कर सकती है, तो ताइन के शरीर को जागृत करने की एक निश्चित संभावना है। अब टूटू की मदद से यह संभावना 100% हो गई है। ताइन ढेर को पूरी तरह से परिष्कृत करने के बाद बायलियान के बुनियादी कौशल में भी उछाल आया। हार्ड स्किल्स जोड़ 127, सॉफ्ट स्किल्स जोड़ 135, लाइट स्किल्स जोड़ 137। उसकी एकाग्रता में भी 63 अंकों की वृद्धि हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह ताइन स्टेक या टूटू के कारण है। अब बायलियान के बुनियादी कौशल मूल रूप से क्लेशकाल के स्तर पर पहुंच गए हैं। कठिन कौशल 807, सॉफ्ट स्किल्स 801, हल्कापन कौशल 794, सांद्रता 792। इस वृद्धि को बहुत अधिक देखकर वह वास्तव में विशेष रूप से संतुष्ट नहीं थी। आखिरकार ताइन का ढेर एक ऐसी चीज है जिसे देवता भी चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, उसे अपने बुनियादी कौशल को सीधे महायान स्तर तक ले जाना चाहिए, है ना? अरे, बायलियान ने चुपके से अपना सिर हिलाया। वह थोड़ी बहुत लालची है। वह अभी तक तबाही को पार करने के चरण में नहीं है। परी पत्थर की शक्ति के साथ उसे 8 क्लेशों के सैंक्सियन के खिलाफ लड़ने का अवसर मिला है। 4 प्रमुख संप्रदायों पर कदम रखा। बायलियान टूटू की ओर देखने के लिए मुड़ा। टूटू अभी भी जमीन पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें खुली हुई थी और उनमें तारों जैसी चमक थी। खरगोश, क्या ये सब आपकी योजना में है? बायलियान ने अपना मुंह खोला और पूछना चाहा, आप? जैसे ही तुम शब्द निकला, टूटू ने अपनी तर्जनी से अपने होंठ दबा लिए। चुप रहो, उसने बायलियान की ओर शरारत से अपनी दाहिनी आंख भी हिलाई। बायलियान जानबूझकर मुस्कुराया। वो समझती है। उसने धीरे से टूटू का दूसरा हाथ पकड़ लिया। सपना अभी जागा नहीं है, तो चलिए सपने द्वारा बुने गए तारों भरे आकाश पर एक नजर डालते हैं। यह इस जीवन का एकमात्र मौका हो सकता है। टूटू बायलियान के खींचने पर उठकर बैठ गया। उसका छोटा शरीर बायलियान के शरीर पर बगल की ओर झुका हुआ था, और उसके 2 लंबे कान स्वाभाविक रूप से पीछे की ओर झुके हुए थे। हवा चल रही है। द्वीप उड़ रहा है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 879। आकाशगंगा घूम रही है। इस क्षण की शांति ने बायलियान के दिल को अभी के उत्साह से अधिक छू लिया। वह धीरे धीरे बीत रहे समय की हर सांस को लालच से संजोती है। फिर भी वो पश्चिम में चमकते चांद को देखने में असफल रही। कुछ क्षण बायलियान ने पाया कि टूटू का शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। वह जानती थी कि टूटू अपने सपने से जागने वाला है। उस समय वह पूरी तरह भूल जाएगी कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि अभी सही समय नहीं है। लेकिन वह समय कब है? तुम कब वापस आ रहे हो? बायलियान ने पूछा। टूटू ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली पर लिखा। उस पंक्ति के शब्द थे, मैं हमेशा यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ टूटू तो टूटू ही है। उसे याद आया कि जब से वह क्योंगमिंग चोटी पर पहुंची थी, तब से टूटू उसके साथ था। ऐसा लगता है कि यह सब भाग्य के अदृश्य हाथ द्वारा पहले से ही व्यवस्थित कर दिया गया था। बायलियान ने फिर से देवताओं की लड़ाई के बारे में सोचा।
उस खेल में चाहे वह जितनी भी बार खेले, वह हमेशा मास्टर से मिलेगी जो उस सुबह उस छोटे से शहर में धीरे धीरे चल रहा है। ये खेल तंत्र है। लेकिन क्या होगा यदि यह गेम मैकेनिक न हो? भूल जाओ, अभी ऐसी बातें सोचने का समय नहीं है। बाय लियान ने एक कदम आगे बढ़ाया और टूटू को धीरे से गले लगाया जो जाने वाला था। उसने टूटू के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से उस समय तक इंतजार करूंगी। ठीक है, करूंगा, सबसे निश्चित रूप से। चाहे ये तारों वाला आकाश कितना भी अंधकार में क्यों न हो, इसमें एक विशिष्ट तारा अवश्य लटका होगा। अगले ही पल बाय लियान ने पाया कि उसकी बाहें खाली थीं। उसने जल्दी से ऊपर देखा। उसने देखा कि खरगोश अनगिनत तारा बिंदुओं में बदल गया था, और तारा बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो दूर से देखने पर रोशनी से भरे मेहराबदार पुल की तरह लग रहे थे। वह पुल हमें तारों भरे आकाश तक ले जाता है, और अंत में आकाश में एक ऐसा तारा दिखाई देता है जो अस्तित्व में नहीं है। कोमलता पानी की तरह है, अच्छा समय सपनों की तरह है, और मैं वापस लौटने के लिए मैकपाई पुल को सहन करता हूँ। यदि दोनों भावनाएं लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो वे सुबह और शाम कैसे हो सकती हैं? वह रॉकिंग स्टार है। बाय लियान ऐसे ही खड़ी रही, बहुत देर तक नहीं हटी। अकेले दृश्य देखना वास्तव में बुरा नहीं है। शरद ऋतु की ओस कपड़ों पर दाग लगा देती है। जब बाय लियान ने अपनी आंखें खोली तो आसमान पहले से ही पीला था। वह खंडहरों के बीच खड़ी थी, उसने अपनी बाहें चारों ओर से घेर रखी थी, और उसने एक सोते हुए खरगोश को पकड़ रखा था। बन्नी, बन्नी, बाय लियान ने आगे बढ़कर टूटू के कान पर हाथ रखा। उसे नहीं पता था कि वह बहुत अधिक बल प्रयोग कर रही थी या कुछ और, लेकिन उसने देखा कि टूटू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। हो, टूटू ने अपने नितंबों को उसकी बाहों में मोड़ लिया, फिर अपने कान और अगले पंजे ऊपर उठा लिए। खींचना। अपनी थकान दूर करने के बाद टूटू को अंततः अपने सामने सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। क्या ये बाय लियान है? हॉक, वह तुरंत उत्साह से चिल्ला उठी। शुभ प्रभात। बाय लियान ने टूटू को ऊपर उठाया, और फिर टूटू के विस्मय के बीच उसके माथे को छुआ। इस अंतरंग कृत्य ने टूटू को बहुत डरा दिया, इसलिए उसने बाय लियान से तब तक कुछ नहीं पूछा कि क्या हुआ था, जब तक उसे नीचे नहीं रख दिया गया। क्या तुम्हें याद नहीं है कि सपने में क्या हुआ था? बाय लियान ने संकोच से पूछा। बन्नी ने अपना सिर हिलाया। क्या वह सपना देख रही है? कोई रास्ता नहीं, वह नवजात आत्मा चरण में एक खरगोश है, वह कैसे सपना देख सकती है? ये भी ठीक है। बाय लियान ने टूटू के कान छुए और वह टूटू को समझाने लगी कि कल रात क्या हुआ था। आपकी वरिष्ठ बहन बाय, मैंने अपनी अलौकिक शक्ति दिखाए और अकेले ही ताइकान बेसिन को पीड़ित करने वाली बुरी आत्माओं को उखाड़ फेंका। हॉक, फिर मैं क्यों सो गया? बाय लियान ने कहा, आप जादू के प्रभाव से बेहोश हो गए थे। बेचारा खरगोश। टूटू ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। वह अब भी हमेशा की तरह खाना बनाती है, लेकिन किसी कारणवश वह परिवर्तन के चरण को पार करने के प्रति जुनूनी नहीं है। शायद अचानक ही यह बात समझ में आ गई होगी कि क्या चीजों को अपने रास्ते पर चलने देना अच्छा नहीं है। अगले हमें वुशान मंदिर जाना है, बाय लियान ने कहा। अब जब आपने टूटू के रहस्यों को छिपाने का फैसला कर लिया है, तो आपको अंत तक खेलना होगा। टूटू बाय लियान की दयालुता को अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन अंततः उसने अपना मुंह बंद रखा। बहुत अच्छा, इस तरह वह कुछ समय तक बाय लियान के साथ रह सकती है। टूटू के साथ आम सहमति पर पहुंचने के बाद बाय लियान ने मुड़कर एक एक कदम करके जगह को चीर दिया। वह ताइकान बेसिन छोड़ने की जल्दी में नहीं थी, कम से कम उसे जाने से पहले फैंग यान से फिर से मिलना था। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके बारे में चिंता करे। मास्टर शिंगजुन। बाय लियान को अंतरिक्ष दरार से बाहर निकलते देख फैंग यानशी भागने से खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने ऊर्जावान पीड़ितों की ओर इशारा किया, और फिर उस भूमि की ओर जो फिर से हरी हो गई थी। महाराज, क्या ये सब आपने ही किया है? बाय लियान ने सिर हिलाया। भविष्य में ऐसी कोई बात नहीं होगी। उन्होंने इस आपदा के बारे में लगाई जा रही अटकलों के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि इससे परेशानियां और बढ़ेंगी। महान। फैंग यान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वह आज जितना खुश है, उतना पहले कभी नहीं था। समस्या हल हो गई है। हालांकि उसने इसे हल नहीं किया, लेकिन इसे भगवान शेंगजुन ने हल कर दिया। वरिष्ठ भाई झाओ और वरिष्ठ भाई गोनलियांग सही हैं, भगवान शेंगजुन असली भगवान शेंगजुन है। व्हाइट गेट में शामिल होना वास्तव में उनका बहुत सही निर्णय था। ऐसी कई चीजें हैं जो वह नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी भी कई चीजें हैं जो वह कर सकता है। ये दुनिया ऐसी ही है, कोई भी व्यक्ति सब कुछ अपने कंधों पर नहीं ले सकता। जब तक वह वही करता है जो वह अच्छे से कर सकता है, तब तक दुनिया की यह यात्रा व्यर्थ नहीं है।
बाय लियान ने फोंगियान को अलविदा कहा और फिर वह बिना किसी याद के टूटू के साथ वुशान तीरथ की ओर उड़ चली। उसकी साधना का आधार सुधरने के बाद उसकी गति पहले से अधिक तेज हो गई। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 880। वुशान तीर्थस्थल पर पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, वुशान जिंगोगे टूटू की समस्या का सामना करने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था। फिर वह टूटू को पुनः तोंगलू पर्वत पर ले गई। परिणाम तो कहने की जरूरत ही नहीं है। बाय लियान ने शुरू में सोचा था कि टूटू, जो एक के बाद एक मार खा रहा था, उदास होगा, और उसने टूटू को ठीक होने में मदद करने के लिए कई तरीके भी सोचे। किसने उम्मीद की थी कि टूटू एक बाहरी व्यक्ति की तरह होगा? क्या आप देवताओं को रूपांतरित करने के चरण तक नहीं पहुंच सकते? क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है? बाय लियान को आश्चर्य होने लगा कि क्या टूटू सचमुच उस दिन की याददाश्त खो चुका है। क्या टूटू ने शर्मिंदगी के डर से जानबूझकर ऐसा नहीं कहा था? इस बारे में सोचने के बाद बाय लियान ने टूटू को फिर से जिंगहाई से मिलने ले जाने का फैसला किया। उसका गंतव्य इस दुनिया में वह स्थान है जो तारों वाले आकाश के सबसे करीब होने का दावा करता है। जिंगलुओवू। ये सही है, ये वह स्थान है जहां चांगदीजी और खेल में चौथी जूनियर बहन अभ्यास करती थी। जिंगलुओवू समुद्र के नजदीक नहीं है, यह आकाश स्तंभ पर रहता है। वहां हवा पतली है और तापमान बहुत कम है। रात के साफ आसमान में ऐसा लगता है कि आप अपना हाथ बढ़ाकर चांद को छू सकते हैं। जिस दिन बाय लियान और टूटू आए, वो बिल्कुल सही समय था। वह बिना किसी जादू टोने के तारों से भरे आकाश को बिना किसी धूल मिट्टी के देख सकती है। पहाड़ों की चोटी पर बाय लियान ने टूटू को गले लगाया और पीछा कर रही बादलों की नाव में कदम रख दिया। पीछा करती हुई बादल की नाव उड़ गई। उन दोनों को असीम तारों वाले आकाश में उड़ा ले जाओ। बादलों का पीछा करते हुए उड़ते हुए नाव एक छोटा सा पृथक द्वीप बन जाती है, और द्वीप के केंद्र में एक लॉरेल वृक्ष होता है। अरे! बाय लियान की बाहों में लिपटा हुआ खरगोश अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। उसने जल्दी से अपने अगले पंजों से लॉरेल के पेड़ की ओर इशारा किया। उसे ये दृश्य याद आया। उसने इसे तब देखा था जब बाय लियान पहली बार उसके साथ वुडिंग वापस आया था। क्या मैं गलत हूँ? बाय लियान टूटू के चेहरे पर कोई समस्या नहीं देख सकी। बहुत दिनों के बाद वह अचानक मुस्कुराई। वास्तव में, जब तक टूटू आसपास है तब तक उसके लिए इस तरह की चीजों में उलझने का एक रास्ता है। बाय लियान जमीन पर लेट गई। कल हम डुक्सियन मेन वापस जाएंगे, चलो आज रात यहीं बिताते हैं। टूटू ने तुरंत सहमति दे दी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसी उसे उम्मीद थी, जैसा कि बाय लियान से उम्मीद थी, जो उसे इतनी अच्छी तरह से समझती है। टूटू भी बाय लियान के पास लेट गया। वह शायद ही कभी इस तरह से पोज देती है। वह एक खरगोश है, वह अपने नितंबों पर लेटना पसंद करती है। इस समय उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ। अरे! टूटू ने जल्दी से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसकी नजर बाय लियान से मिल गई। उसने ये भी देखा कि बाय लियान ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके पंजे को अपनी हथेली में पकड़ लिया। बहुत अच्छा। टूटू ने अपने पंजे से बाय लियान की हथेली खरोंच दी, जिससे बाय लियान तुरंत हंस पड़ी। अरे! अरे! उसने अपना सिर सीधा किया, बाय लियान की हथेली से आती ठंडक को महसूस किया, और खाली आंखों से साफ तारों वाले आसमान को देखा। उसने महसूस किया कि बाय लियान अधिकाधिक गर्मजोशी से भरा व्यक्ति बनता जा रहा था। एक ही तारों भरे आकाश के नीचे, बाय लियान और टूटू एक ही तारों भरे आकाश को देख रहे थे। पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ वह थोड़ा अजीब था। वह और टूटू पहले लाल रेखा पार कर गए। लग रहा है कि ये वास्तव में लोगों को इस दुनिया से उतना ही प्यार करने के लिए प्रेरित करता है जितना वे चाहते हैं, तथा उन सभी चीजों से प्यार करना चाहता है जो अभी उनके पास है। तो मैं निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन जीऊंगा, कोई भी मुझे उससे वंचित नहीं कर सकता जो अभी मेरे पास है। तारों की रोशनी उस हाथ को रोशन कर रही है जिसे बाय लियान और टूटू ने एक साथ पकड़ रखा है। अध्याय 10 गद्दार, क्या तुम्हें अपनी गलती पता है? 5K शिंगलुओवू और अन्य स्थानों के बीच अंतर यह है कि भले ही लाल सूरज पूर्व में उगता है, फिर भी आकाश हल्का नीला ही रहता है। दृश्य बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए ये काफी है। मेरा मानना है कि हेलुओ साम्राज्य के संस्थापक सम्राट के साथ संबंध रखने वाले कुलपति का यहाँ गहरा अर्थ था। बहुत सवेरे सुबह की हवा चल रही थी। बाय लियान टूटू को वापस पहाड़ की चोटी पर ले गई, और वह डुक्सियनमेन के लिए रवाना होने वाली थी। लेकिन जाने से पहले उसने तारों के निर्माण में छिपे जिंगलुओवू ज़ियानज़ों को देखा। वास्तविकता तो वास्तविकता है, खेल तो खेल है।
खेल में जिंगलुओवू पहले से ही बहुत प्रभावशाली है, लेकिन वास्तविकता में विशाल गोदी के आकार की इमारत और भी अधिक भयावह है, जैसे आकाश में एक देवता जो दुनिया की धारा को झेल रहा हो। यह मेरा यहाँ पहला और आखिरी बार होना चाहिए, बाय लियान ने अपने दिल में बड़बड़ाया। इस जीवन में उसने गलती से चौथी कनिष्ठ बहन को पहले ही पा लिया, इस प्रकार उसने चौथी कनिष्ठ बहन को जिंगलुओवू की यात्रा से बचा लिया। इस मुठभेड़ के बाद उसके और जिंगलुओवू के बीच संबंध पूरी तरह से टूट गया। वास्तव में चांग दी जी की तरफ विस्तार करने से भी कुछ संबंध हो सकते हैं, लेकिन चांग दी जी ने स्वयं जिंगलुओवू से संपर्क तोड़ दिया है, इसलिए बाहरी व्यक्ति शायद एक अंदरूनी व्यक्ति के रूप में उनके लिए कोई कारण और प्रभाव नहीं है। तारों भरे आकाश में उड़ना। दूर तक देखते हुए बाय लियान जिंगलुओवू के कई वरिष्ठ नागरिकों की महान इच्छाओं के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। यह अफवाह है कि जिंगलुओवू के अमर साधक फेरी क्रॉसिंग से एक नाव लेंगे और हवा की तबाही आते ही असीम तारों वाले आकाश में उड़ जाएंगे। बात बस इतनी सी है कि आकाश एक जाल की तरह है जो अक्सर दुनिया को फंसाता है और मार डालता है। हजारों साल बीत गए हैं और ऐसा कभी नहीं सुना गया कि जिंगलुओवू में किसी वरिष्ठ की इच्छा पूरी हुई हो। बाय लियान की आंखें धुंधली हो गईं। उसे अचानक थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। वह सिर्फ पूर्वी देव महाद्वीप में छिपे रहस्यों का पता लगाना चाहती थी। अगर वह अपने स्वामी को नश्वर देवता को हराने में मदद करना चाहती थी, तो उसे स्वर्ग तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता भी खोजना था। क्या वह सचमुच तारों भरे आकाश में इस प्राचीन सड़क को खोज पाएगी? हॉक। इस समय टूटू ने उसके भावनात्मक परिवर्तन को देखा और अपना पंजा उठाकर उसके गाल को छू लिया। बाय लियान, जो जाग गई थी, मुस्कुराने लगी। क्या मैं एक बुरी औरत हूं? उसने अचानक पूछा। उसने टूटू को अपनी बाहों में पकड़ रखा था, लेकिन वह मन ही मन मास्टर के बारे में सोच रही थी। उसने मन ही मन खुद को मालिक साबित करने का नाटक किया, लेकिन अंत में उसने टूटू के साथ एक चालाकी भरा खेल खेला। इतना ही नहीं, बल्कि वह अभी भी अपने दिल में एक जूनियर बहन होने का दिखावा करती है, और वह ये भी दिखावा करती है। ये बहुत बुरा है। टूटू ने बाय लियान को संदेह से देखा। उसने पाया कि बाय लियान हर महीने कुछ दिनों के लिए हमेशा भावुक हो जाती थी। अजीब। इस अध्याय का अंत। TOC।